कुछ नेटवर्क में बेटा तकनीकी खराबी थी जिस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपसे बात हो। स्वागत है बेटा। मैं मनोज सिंह तोमर ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन में आपका स्वागत करता हूँ। उपस्थित होइए बेटा, क्लास आगे बढ़ाया जाए। बात करेंगे बेटा हम लोग। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे बेटा, उसका नाम है आर्द्रता एवं वर्षण। प्रेसिपिटेशन पे बात करेंगे और आर्द्रता पे बात करेंगे। शुरुआती लेक्चर में जो हम लोगों ने बात किया था अपने लाइव क्लास में, जैसा आपको विदित है बेटा, प्रतिदिन हम 12 बजे आपसे बात करते हैं और तरीका यही है कि जो बच्चे हमारे सामने होते हैं उनके साथ आपसे भी बात हो पाती है। कभी कभी नेट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, तो अभी जैसे बीच में मैंने कोशिश किया था, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो अभी कुछ ठीक लग रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्द्रता किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, और प्रेसिपिटेशन अभी बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले बेटा आर्द्रता किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि धरती पे जितना भी जल है, पानी है, और पानी की वजह से ही धरती पे जीवन है, और पानी की वजह से ही हम इसको धरती को पहचान देते हैं, जीवन की उपलब्धि यहाँ हो पाई। तो धरती पे जितना भी पानी है उसका अप्रॉक्स लगभग 97% जल वो सागरों के पास है बेटा, वो खारा जल है। यानी वह पानी प्रत्यक्ष रूप से न हम पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, न ही उस पानी का उपयोग सिंचाई के रूप में कर सकते। तो ये मान के चलो लगभग 3% जो पानी है वो एक ऐसा जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस 3% जल का लगभग 2% जो पानी है वो ग्लेशियर के रूप में है बेटा, बर्फ के रूप में है। जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या ढेर सारे जो ग्लेशियर्स हैं उस रूप में है। लगभग 1% जो पानी है वह पानी बेटा कुछ जमीन के अंदर है, भूजल के रूप में है, कुछ पानी मिट्टियों में समाहित है, और लगभग इसका बहुत थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो लगभग 0.001% जो पानी है ये हवाओं में विद्यमान है बेटा। लेकिन यह पानी हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में जब हमने चर्चा किया था कि हवाओं में जलवाष्प है बेटा, नमी है, और ये सीजन टू सीजन यानी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में या समय के सापेक्ष यह बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता रहता है। इसीलिए एक दो बार कंपटीशन में पूछा भी गया है कि हमारे वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस कौन सी है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि हमारे वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील जो गैस है वो जलवाष्प ही है ना बेटा। तो अब ये जरा देखते हैं कि जो जलवाष्प है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो देख ही रहे, धरती पे उपलब्ध पानी का बहुत छोटा सा हिस्सा वायु में विद्यमान है, और चूंकि ये पानी स्थिर नहीं रहता, एक हमारे यहाँ चक्र चलता है जिसमें हम किसी दिन आपसे बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ना बेटा जल चक्र, हाइड्रोसाइकिल। यानी सागरों से वेपराइज होता है, हवाओं में जाता है, वहां से धरती पे गिरता है, नदी नालों से होता हुआ फिर ये सागर तक पहुंचता है। तो एक चक्र है जिससे जीवन बना रहता है। लेकिन लगभग इतना पानी हमेशा हर वक्त हवाओं में विद्यमान रहता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता बेटा, गतिशील रहता है। ऋतुओं के हिसाब से इसकी मात्रा बदलती रहती है। ये क्लियर है। शुरू के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हवाओं में यानी क्षोभ मंडल में लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक अप्रॉक्स जलवाष्प पाए जाते हैं। इसमें भी 50% जो जलवाष्प होता है वो लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। इसीलिए मौसम जलवायु संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं सब इसी 2 किलोमीटर के रेंज के आसपास ज्यादा होती है। क्लियर हुआ बेटा। इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, पहले उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी में
सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है बेटा? सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता से कैरेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब भी थोड़ा सा समझना है। तो सापेक्षिक आर्द्रता कहते किसे हैं बेटा, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी वक्त वायु में जितनी जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है, भाई जाहिर सी बात है कि हर वक्त हवाओं में कुछ नमी तो रहती ही है। जाहिर सी बात है, अगर आप मई जून के महीने में बात करें तो आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, वर्षा काल में बात करें तो आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आर्द्रता हवाओं में विद्यमान रहती है, ह्यूमिडिटी हवाओं में रहती है बेटा। अरे भाई, आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन वगैरह जब चलाया जाता है तो पानी ढेर सारा निकलता है उसकी पाइप से, ड्रेनेज से। तो पानी कहाँ है? हवाओं का ही पानी है जो बाहर निकल रहा होता है। तो हवाओं में आर्द्रता विद्यमान है बेटा। अब यह है कि ये कम ज्यादा समय के हिसाब से होती रहती है। क्लियर है? तो जरा सा ध्यान से सुनिए कि सापेक्षिक आर्द्रता हम लोग कहते किसे हैं। हवाओं में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर, जिस ताप पर आप बात कर रहे हैं, उसी ताप पर उस वायु में कितना अधिकतम जलवाष्प की मात्रा हो सकती है। फिर से सुने, किसी खास तापमान पे किसी वायु में कुछ जलवाष्प की मात्रा रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें और जलवाष्प आ सकती होगी, लेकिन अभी वो पूरी हुई नहीं है। तो उस ताप पे जितनी जलवाष्प वो अधिकतम ले सकती होगी, इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसमें बेटा? प्रतिशत में। तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी वायु में, किसी वायु की मात्रा हम निर्धारित कर ले रहे हैं, उसमें हम लोग मान लेते हैं कि 10 ग्राम जलवाष्प हो सकता है अधिकतम। लेकिन अमूमन अधिकतम होता नहीं बेटा। तो मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस की जो वायु है उसमें 5 ग्राम जलवाष्प विद्यमान है इस वक्त, और इसमें हो कितना सकता है बेटा? 10 ग्राम मैक्सिमम। तो इस वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है 5/10, जो कि इसको प्रतिशत में बदलते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आया बेटा? 50%। तो हम लोग बोलते हैं कि इस समय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 50% है। मतलब वह वायु जितना जलवाष्प ले सकती है, अधिकतम जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता का 50% जलवाष्प उसने ले लिया। तो जिस भी वायु की बात हो रही है बेटा, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है? 50%। आप वर्षा काल में अगर देखेंगे, आजकल तो आपकी मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह भी है, तो आप देख सकते हैं वर्षा काल में जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो 90% के प्लस होती है। यानी हवाओं में जितनी जलवाष्प अधिकतम हो सकती है वो लगभग उसके करीब होती है। और ग्रीष्म काल में आप देखेंगे, मई जून के महीने में अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देखिएगा, आर्द्रता वो बताता है, सापेक्षिक आर्द्रता वो 50% के आसपास। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है कि ताप बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ताप अगर बढ़ाया जाएगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी कि बढ़ेगी। और मान लीजिए कि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है वायु में, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? ताप बढ़ने पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? या ताप बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है कि घटती है? ये सब चर्चा हम अभी करेंगे बेटा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा। वो चीजें जान लेंगे तो आप खुद ब खुद इन चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी हमने बात किया बेटा सापेक्षिक आर्द्रता का। तो सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब तो स्पष्ट हो गया कि किसी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उस वायु में अधिकतम जो जलवाष्प हो सकती है, उसी के अनुपात को हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि इसे प्रतिशत में प्रदर्शित करना होता है, इसलिए 100 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां तक तो ठीक है ना बेटा? आगे बढ़िए, हम आपको सब समझाते हैं। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि हवाएं, जो वायु गर्म होती है तो अपने अंदर अधिक जलवाष्प ले सकती है, और हवाओं का ताप जब कम होता है तो अपने अंदर जलवाष्प कम ले सकती है। अब थोड़ा एक उदाहरण से बेटा आपको समझना है। एक शब्द को हम लोग समझेंगे, लेकिन वो शब्द आप ही बोलेंगे, पहले मुझे डिफाइन करने दें। ये ग्लास है बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें हम चीनी घोलना चाहें या नमक घोलना चाहें, उदाहरण ले लीजिए चीनी हम घोलना चाहें, तो इस ग्लास का पानी एक खास टेम्परेचर पे है। इसमें अगर हम चीनी घोलना चाहें तो शायद 1 चम्मच चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, आराम से घुल जाएगी। अब थोड़ा मात्रा बढ़ाते जाइए, इस ग्लास में हम 2 चम्मच चीनी घोल दें, शायद वो भी घुल जाए। लेकिन इस ग्लास के पानी को चीनी घोलने की कोई आखिरी सीमा होगी ना, कि 4 चम्मच 5 चम्मच? मुझे लगता है ये पानी 1 केजी चीनी को तो नहीं घोल पाएगा। ध्यान से जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये पानी चीनी को डिजॉल्व कर सकता है, 1 चम्मच चीनी को डिजॉल्व कर लेगा, डेफिनेटली लग रहा है कि हाँ, अनुभव से हमको पता है। 2 चम्मच भी शायद डिजॉल्व कर ले, लेकिन 50 चम्मच तो शायद डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। बोल नहीं रहे, तो जरा ध्यान से सुनिए। इस पानी का एक तापमान है, इस तापमान को बिना बढ़ाए घटाए हम इसमें चीनी घोलें तो घोलते घोलते एक आखिरी सीमा पर हम पहुंच जाएंगे कि अब ये पानी उससे अधिक चीनी अपने अंदर उस तापमान पे तो कम से कम नहीं घोल पाएगा। तो ये पानी क्या कहलाएगा बेटा? सैचुरेट कहलाएगा। यानी ये पानी अब संतृप्त हो गया, यानी जितना चीनी अपने अंदर ये घोल सकता था उतनी चीनी अपने अंदर घोल लिया। क्लियर है? तो इस पानी को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेट वाटर, संतृप्त जल। क्लियर है? लेकिन आप जिद में हो कि नहीं इसमें चीनी और हम घोल के छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, तो इसका उपाय है इस पानी को गर्म कर दिया जाए। अब ये अपने अंदर चीनी थोड़ा और घोल लेगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 40 डिग्री कर देते हैं, तो थोड़ा और चीनी घोल लेगा। लेकिन उसमें भी अनंत चीनी नहीं घोल पाएगा, फिर वहां भी एक आखिरी सीमा मिल जाएगी, फिर उस टेम्परेचर में भी संतृप्त हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, हवाएं अपने अंदर जलवाष्प को घोलती हैं, डिजॉल्व करती हैं, जैसे पानी ने चीनी को घोला, तो वायु अपने अंदर जलवाष्प को डिजॉल्व करती है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे उसमें जलवाष्प बढ़ाते जाएं तो कोई आखिरी सीमा तो मिलेगी ना बेटा, जिससे अधिक जलवाष्प घोल नहीं पाएगी। तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं, सैचुरेट एयर कहते हैं। क्लियर हुआ? संतृप्त वायु किसे कहते हैं? एयर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, निश्चित ताप पर ही होगा। क्लियर है? जिस ताप पर वायु संतृप्त होगी, क्लियर हो रहा है बेटा? जिस ताप पर वायु संतृप्त होगी उस ताप को हम लोग उष्णांक बिंदु कहते हैं। क्योंकि अगर उस वायु का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है वो अपने अंदर जलवाष्प और घोल लेगी। क्लियर है बेटा? तो जिस वायु पर वो अपने अंदर आखिरी सीमा तक जलवाष्प को घोल ले, उस जलवाष्प, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त वायु। और जिस तापमान पर ऐसा होगा उस तापमान को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उष्णांक बिंदु। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं बेटा। आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो मैनेज करिए, कोई बहुत तकलीफ नहीं है, थोड़ा देखने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए बेटा। आवाज पहुंच रही है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बीच बीच में गड़बड़ हो रही है ऐसा नेटवर्क की वजह से, तो परेशान मत होइए। क्योंकि ये लाइव क्लास है बेटा, सीधे क्लास को ही हम लाइव कर रहे हैं, तो थोड़ा क्वालिटी वगैरह से कंप्रोमाइज करिए। बहरहाल थोड़ा एक उदाहरण से बेटा समझने की कोशिश करिए। संतृप्त वायु किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप पर वायु जब अपने अंदर आखिरी सीमा तक जलवाष्प को घोल ले, उसके बाद वो एक भी पार्टिकल जल का न ग्रहण कर पाए, तो ऐसी वायु को क्या कहते हैं? संतृप्त वायु। और ऐसा एक फिक्स तापमान पर होगा, तो जिस तापमान पर ऐसा होगा उस तापमान को हम लोग क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट।
उषांक बिंदु कहते हैं। उषांक बिंदु भी सीधे सीधे पूछा जाता है। तो उषांक बिंदु क्या है? वह तापमान जिस पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वायु 20 डिग्री सेल्सियस पर है और 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए कि वो अपने अंदर 10 ग्राम जलवाष्प को घोल सकती है, वो उसकी क्षमता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस की यह वायु क्या हो गई बेटा? संतृप्त हो गई, सैचुरेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जितनी जलवाष्प घोल सकती है उतनी जलवाष्प इसने घोल लिया। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा? उस वायु का उषांक बिंदु कहलाएगा, ड्यू पॉइंट कहलाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसी वायु में और जलवाष्प दें, जिद पे अड़े हैं, तो इस टेम्परेचर पे तो आप ऐसा नहीं ही कर पाएंगे। तो उसका उपाय ये होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब अपने अंदर और जलवाष्प घोल लेगी। और मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ये 20 ग्राम जलवाष्प को घोल सकती है अपने अंदर। ये क्षमता इसकी क्यों बढ़ गई? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। अब अगर 30 डिग्री सेल्सियस की वायु हो गई तो अपने अंदर 20 ग्राम जलवाष्प को ले सकती है। अब फिर ये संतृप्त हो गई, लेकिन इस बार जो उषांक बिंदु हुआ वो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। क्लियर है? आप चाहते हैं कि इसमें और जलवाष्प दें, जिसका उपाय है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। और मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 30 ग्राम जलवाष्प को ले सकती है, और इस पे अगर 30 ग्राम जलवाष्प हो जाएगा तब ये संतृप्त हो जाएगी। लेकिन इस बार इसका उषांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। मान लीजिए कि आपने 40 डिग्री कर दिया और कोई जरूरी तो है नहीं कि इसमें 30 ग्राम जलवाष्प हो ही जाए। मान लीजिए कि इसमें जलवाष्प अभी 25 ग्राम ही है। हो कितना सकता है? 30 ग्राम। है कितना? 25 ग्राम। तो क्या ये सैचुरेट हुई? नहीं। अभी कहां सैचुरेट हुई? सैचुरेट तो तब होगी ना जब इसके पास 30 ग्राम जलवाष्प हो जाएगा। है कितना बेटा? 25 ग्राम। अब आप चाहते हैं कि इसको हम संतृप्त कर दें। इसका दो उपाय। पहला उपाय यह है कि 5 ग्राम जलवाष्प इसमें और बढ़ा दें, क्योंकि 5 ग्राम जलवाष्प और बढ़ जाएगा तो इसमें 30 ग्राम जलवाष्प हो जाएगी, ये सैचुरेट हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा भी उपाय है, और दूसरा उपाय यह है कि इसका तापमान ही घटा दें। मान लीजिए कि आपने इसका तापमान घटा के कर दिया कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। जलवाष्प कितना था? 25 ग्राम। और आपने जैसे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घटाया तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना जलवाष्प रख सकती थी? 20 ग्राम। था कितना? 25 ग्राम। 5 ग्राम सरप्लस हो गया ना। अब ये 5 ग्राम हवा अपने अंदर नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसकी रखने की क्षमता कितनी है? 20 ग्राम। और ये 5 ग्राम जो पानी सरप्लस होगा वो पानी के रूप में हवाओं से बाहर आएगा। ज्योग्राफी में इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? संघनन। यानी जब किसी वायु में इतनी नमी हो जाए जितना वो संभाल ना पाए, तो सरप्लस जो नमी होगी उसे वो क्या करेगी? वापस करेगी। और इसी प्रक्रिया को हम लोग ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं बेटा? संघनन कहते हैं। आप खुद ही देखिए, इसके पास 25 ग्राम जलवाष्प सैचुरेट तो नहीं हुई थी। मैंने कहा कि इसको सैचुरेट करने का दो उपाय है, या तो 5 ग्राम जलवाष्प बढ़ा दें, या दूसरा उपाय यह है कि हम इसका टेम्परेचर ही घटा दें। इसका टेम्परेचर हमने घटा के कितना कर दिया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे तो बेटा 20 ही ग्राम रख सकती है ना, इसकी औकात इतनी है। और था कितना उसके पास? 25 ग्राम। अब 5 ग्राम जो जल है वो सरप्लस हुआ ना, और ये सरप्लस जो जल है वो संघनन के रूप में, कंडेंसेशन के रूप में वायु से बाहर निकलेगा, चाहे वो ओस के रूप में आए यानी ड्यू के रूप में आए, चाहे वो पाला के रूप में आए,
चाहे वो कोहरे के रूप में आए, चाहे वो कुहासा के रूप में आए, चाहे वो वर्षा के रूप में आए, लेकिन वो हवाओं के बाहर आके रहेगा, वो हवा में रह नहीं सकता। क्लियर है बेटा? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। और संघनन के विविध रूप हैं, बहुत प्रकार हैं ज्योग्राफी में। जैसे ओस, अभी शीतकाल चल रहा है तो आप घासों पे या इस तरह के बाहर के क्षेत्रों में देखेंगे ओस की बूंदें सुबह सुबह, ये क्या है? संघनन है। कोहरा क्या है बेटा? फॉग, कंडेंसेशन का ही रूप है। कुहासा, मिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, बोले ये भी क्या है? संघनन का रूप है। वर्षा संघनन का रूप है। एक बात कि वायु अपने अंदर एक्स्ट्रा पानी को बाहर तो निकालेगी ही, अब जैसा माहौल बनाओगे वैसा निकालेगी। ओस के रूप में निकालेगी, कोहरे के रूप में निकालेगी, कुहासे के रूप में निकालेगी, वर्षा के रूप में निकालेगी, स्नोफॉल के रूप में निकालेगी, और ज्यादा बदमाशी करोगे तो ओले के रूप में निकालेगी, जिसमें भागना पड़ेगा अंदर। और स्नोफॉल होता है तो बाहर हम लोग निकलते हैं देखने के लिए। ये सब के सब बेटा संघनन के रूप हैं, और सब में घटना वही हुई। एक बात ध्यान रखना, प्रकृति में जो वायु संतृप्त होती है, सेचुरेट होती है, वो जलवाष्प बढ़ा के नहीं, ताप घटा के। वो ऐसे बेटा कि जलवाष्प से लदी फदी वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो उसका टेम्परेचर घटता जाता है, और घटते 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 वो पहुंच जाती है अपने ड्यू पॉइंट पर, ओशांक बिंदु पर, यानी सेचुरेट हो जाती है। अब टेम्परेचर ओशांक बिंदु से जरा भी नीचे आया, घटा, तो उसके अंदर का पानी अब बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और वो प्रयास किसी रूप में हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। तो संघनन के बहुत रूप हैं बेटा, आप सबकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है, उचित भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि ये सब का सब संघनन का रूप है। इसमें से एक रूप बड़ी चर्चाओं में रहता है, हम उस पर बात करेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? स्मॉग। आजकल बहुत चर्चाएं, दिल्ली में रोज ही सुनने में आता है कि स्मॉग का असर हो रहा है। ये है क्या बेटा स्मॉग? तो कहा जाता है स्मोक और फॉग, यानी धुआं और कोहरा। स्मोक प्लस फॉग को ही मिला के स्मॉग शब्द क्रिएट किया गया है। इसमें दो चीजें हैं बेटा, स्मोक भी है माने धुआं भी है, और फॉग भी है, कोहरा भी है। दोनों जब एक साथ युगलबंदी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉग। ये क्लियर हुआ? अब होता यह है कि जो प्रदूषणकारी गैसें हैं, मोटर, कार, इंडस्ट्री वगैरह से जो निकलती हैं गैसें, वो ऊपर चली जाती हैं, लेकिन जब कोहरे का असर होता है तो उन्हीं के साथ वो एक सोल्यूशन बनाने लगती है, उन्हीं के साथ घुलने मिलने लगती है, और ऊपर नहीं जा पाती। तो दिन में ही रात जैसा दृश्य दिखाई देता है, एकदम अंधकार हो जाता है, व्हीकल को हेडलाइट जला के चलनी पड़ती है। तो ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है। वो प्रभाव पड़ता है मनुष्यों के स्वास्थ्य पर। तो ध्यान रखना, स्मॉग दो प्रकार का होता है। स्मॉग जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 टाइप। एक को कहते हैं केमिकल स्मॉग, और एक को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग तो क्लियर हुआ ना बेटा? धुआं और कोहरा जब एक साथ होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉग। क्लियर है बेटा? लेकिन स्मॉग को भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक स्मॉग को हम लोग कहते हैं केमिकल स्मॉग, और एक को कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। वैसे बुरा दोनों है बेटा। केमिकल स्मॉग में यह होता है कि जो प्रदूषणकारी गैसें हैं, इसमें से 2 गैसें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड।
कौन कौन सी बेटा, जरा देख ले। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो गैसें हैं जो कोहरे के साथ मिलजुल जाती हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत क्षति पहुंचाती, बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक घटना हुई थी बेटा 1952 में, कहा, लंदन में। केमिकल स्मॉग का असर हुआ था, 5000 लोग मर गए लंदन में। बड़ा छोटा देश है बेटा, क्लियर है? वो एक छोटा सा बेटा देश है जिसमें 5000 लोग अगर मर गए तो बड़ी तकलीफ है बेटा, बड़ी परेशानी है। क्लियर है? भारत तो एक समृद्ध देश है, ठीक ठाक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ तो 10-12 हजार भी मर जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, 1952 में लंदन में केमिकल यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का प्रभाव बढ़ गया और ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा संकट है बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग। ये बहुत बड़ा थ्रेट है बेटा, बहुत बड़ा संकट है हमारे जीवन पर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है वो थोड़ा सा समझना है, जो कंपटीशन के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मिल जाता है कुछ कंपाउंड से जो धुएं के साथ निकलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं VOC कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? जरा ध्यान से देखना बेटा, ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाता है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तमाम हाइड्रोकार्बन के प्रारूप हैं, ये सब जो बेंजीन एक्सेट्रा, ये सब हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। ये जब मिलते हैं और इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसीलिए नाम दिया गया बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये दो चीजें बना देती हैं। एक को हम लोग कहते हैं O3, ओजोन। क्या कहते हैं बेटा? O3। और एक को कहते हैं C2H3NO5। एक्चुअल में ये तो बेटा रासायनिक नाम है और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पैन। पैन कार्ड वाला पैन नहीं बेटा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। तो जरा ध्यान से देखना, फोटोकेमिकल स्मॉग कब होता है बेटा? जब नाइट्रस ऑक्साइड के साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, प्रकाश के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये बना देते हैं ओजोन, और ये बना देते हैं पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखो ओजोन गैस बड़ी अच्छी है बेटा, हम लोग चर्चा किए हैं जब वायुमंडल का विन्यास पढ़ रहे थे, लेकिन ओजोन को जहां रहना चाहिए बेटा वहीं रहे तो बेहतर है। क्लियर है? यानी समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही बेहतर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो दो जगह विद्यमान होती है, एक तो वहां और एक नीचे के स्तर पे। ओजोन गैस एक जहरीली गैस है, विषाक्त गैस है, पॉइजनस गैस है। ये जब नीचे के स्तर पे ही रह जाती है बेटा तो ये हमारे जीवन पे खतरा बन जाती है। और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी जहरीली गैस है। तो ध्यान रखना, स्मॉग में अगर ये घटना हो जाए तो मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है बेटा। तो स्मॉग पे हम लोगों ने चर्चा किया बेटा। स्मॉग क्या है? दो प्रकार का होता है, एक केमिकल और एक फोटोकेमिकल। केमिकल माने जो धुएं के साथ चीजें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी विषाक्त गैसें हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आफत तो बेटा ये है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड साथ में मिल जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये जब मिल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में इसमें रासायनिक क्रिया होना शुरू हो जाती है, ये ओजोन बना देते हैं और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बना देते हैं। ये दोनों बहुत बुरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
ओजोन तो जहरीली गैस है, उसे नीचे नहीं बनना चाहिए, इसे जहां बनना चाहिए वहीं ठीक है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। दिल्ली में जो आफत मची है ना बेटा, बड़ी सिहरन होती है। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत हो गई है बेटा, और कहीं गलती से अगर फोटोकेमिकल स्मॉग का असर दिल्ली में हो गया तो तबाही का मंजर होगा दिल्ली में। मौत का आंकड़ा कितना होगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लंदन का तो हिसाब आपने देखा तब जब वहां पे केमिकल स्मॉग था, यानी सल्फर डाइऑक्साइड ने अपनी कहानी बनाई वहां, और 5,000 लोगों की मौत हो गई। एक दो नहीं बेटा, 5,000 लोगों की मौत हो गई लंदन में 1952 में। ऑन रिकॉर्ड है बेटा, ये रिकॉर्ड में चीजें हैं। लेकिन अगर दिल्ली उल्ली में हो गया बेटा तो कोहराम मच जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आज हमने आपसे बात किया बेटा आर्द्रता, हमने बात किया सापेक्षिक आर्द्रता, हमने आपसे बात किया संतृप्त वायु किसे कहते हैं, सैचुरेटेड एयर किसे कहते हैं, ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं। जिस ताप पे वायु संतृप्त हो उस ताप को हम लोग ड्यू पॉइंट कह देते हैं। जब उष्णांक बिंदु को प्राप्त यानी संतृप्त वायु का तापमान जब घटता है, मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में जो वायु संतृप्त होती है वो जलवाष्प बढ़ा के नहीं बेटा, ताप घटाकर। एक चीज बताइए, एक स्टील की ग्लास में फ्रिज का चिल्ड वाटर आप निकालते हैं, एकदम ठंडा पानी निकालते हैं, ग्लास के चारों तरफ छोटी छोटी ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाती है, वो संघनन का रूप आपको दिखता है। ग्लास की सरफेस ठंडी हो जाती है, उसकी सतह को छूती हुई जो वायु होती है, नमी होती है, उसका टेम्परेचर उष्णांक बिंदु तक आता है, ड्यू पॉइंट तक घटता है, और उसका टेम्परेचर जब ड्यू पॉइंट के नीचे आता है तो वायु अपना पानी उसी सरफेस पे छोड़ देती है। वही फेनोमेना बेटा धरातल पे होती है जिसको हम लोग ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं बेटा वो टॉपिक जो हमने शुरू किया था, सापेक्षिक आर्द्रता। अब आप बताइए कि अगर आपने ताप बढ़ा दिया हवा का, वायु का, तो उसके अंदर जलवाष्प लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जलवाष्प लेने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी कि घटेगी? अब ये आप बता दे। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि थोड़ा सा फिर लौटेंगे बेटा, जो कि चीजें आप जान चुके हैं और अब इसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि 30 डिग्री की अगर वायु है और उसके अंदर 10 ग्राम जलवाष्प हो सकता है, ये वायु संतृप्त होगी, उष्णांक बिंदु 30 डिग्री होगा। लेकिन ये जरूरी तो है नहीं कि इसमें 10 ग्राम जलवाष्प हो ही। मान लीजिए कि इसमें जलवाष्प कितना है, 5 ग्राम, तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, 5 बटे जितना अधिकतम हो सकती है 10 गुणे 100। कितना आया बेटा, 50%। तो हम लोग बोल देते हैं कि वायु की आज की सापेक्षिक आर्द्रता 50% है, मतलब जितनी इसकी क्षमता है उसका 50% है इसके पास। अब जरा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के हम 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। 40 डिग्री पे जाहिर सी बात है जलवाष्प बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी, मान लीजिए 20 ग्राम हो गई, और जलवाष्प है कितना इसके पास, 5 ग्राम। अरे जलवाष्प तो 5 ही ग्राम था ना, 5 ग्राम अब भी होगा, लेकिन जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता 10 ग्राम से बढ़ के कितनी हो गई, 20 ग्राम। अब इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, 5 बटे 20 गुणे 100, यानी 25%। मतलब कि जब हम वायु का तापमान बढ़ाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता घटती है, वायु का तापमान घटाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते 100% अगर हो गई तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। क्लियर हुआ? अब एक चीज कि सापेक्षिक आर्द्रता अगर बढ़ गई तो उस वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घट जाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता अगर कम है तो जाहिर सी बात है कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो मैंने प्रयास किया बेटा आपको सब चीजें समझाने की, तो प्लीज अपना कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करिएगा, और अगर समझने में कुछ तकलीफ हुई होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, बात करिएगा। ठीक है बेटा? नेटवर्क वगैरह की परेशानी हुई होगी तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी वगैरह इफेक्टेड होगी, लेकिन आवाज मेरी स्पष्ट आप तक पहुंच रही होगी।
तो उसके हिसाब से बेटा समझने का फिर से प्रयास करिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।